नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार सिंधु सभी बच्चों का एंड्रॉइड क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हैं, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज जो सीयूटी की सीरीज हम पढ़ने वाले हैं। और आज सीयूटी के अंदर हम जो अपना टॉपिक शुरू करेंगे वो है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो है मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर से एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस पूरे चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है बच्चे? मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है, मनी होता क्या है और उसकी सप्लाई करता कौन है और किस तरीके से उसकी सप्लाई की जाएगी। इसके रिगार्डिंग हम प्रॉपर एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। उसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में हम वो पढ़ने वाले हैं। साथ साथ डिटेल से आपको नोट्स में मिलने वाले हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। तो पहले अपना कंटेंट देखते हैं कि हमारे कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होने वाली हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि बार्टर सिस्टम क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली होती क्या है, ये इसके अलावा इसकी ड्रॉबैक्स क्या होती हैं। दूसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या है, मनी। भाई मनी होता क्या है, एक्चुअल हम मनी किस चीज़ को बोलेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट को हम मनी बोलने वाले हैं। इसके अलावा इसकी मीनिंग और कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ मनी, उसके बाद डिमांड ऑफ मनी। मनी की हम डिमांड करते क्यों हैं, क्यों जरूरत पड़ती है हम लोगों को पैसे की, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है मनी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। मनी की क्लासिफिकेशन क्या होती है, कितने टाइप में मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कितने टाइप का मनी होता है। इसके अलावा फिर हम पढ़ने वाले हैं मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई क्या है, मनी की सप्लाई करता कौन है, हु इज द प्रोड्यूसर, हु इज द सप्लायर ऑफ मनी। मनी को सप्लाई करने वाले लोग कौन होते हैं, ये बात आई समझ में। आगे देखते हैं सम अदर कॉन्सेप्ट, कुछ अदर हमें कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे। जैसे मनी और करेंसी में क्या डिफरेंस होता है, मनी और हाई पावर मनी में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट एंड टाइप ऑफ डिपॉजिट कितने तरीके की होती हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले। तो ये हमारे इस पूरे चैप्टर का कंटेंट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों कि भाई हमें कंटेंट ही नहीं पता पर होता कि भाई हमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को कोई भी अगर टॉपिक कराऊंगा तो काफ़ी डिटेल से करवाने वाला हूं। तो एटलीस्ट उस पूरे टॉपिक की प्रिपरेशन उसी वक्त आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा अपनी क्लासेस चलने वाली है और उस 1-1.5 घंटे के अंदर इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड आप सारी की सारी चीज़ें आराम से सीख पाएंगे। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को। ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट या कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है वो क्या है, बार्टर सिस्टम। और इसके अंदर दो ही चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि बार्टर इकोनॉमी क्या होती है और इसकी ड्रॉबैक्स क्या है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर, यहाँ देखो बार्टर सिस्टम एंड रिलेटेड फैक्ट। ध्यान से सुनना, बार्टर सिस्टम होता क्या है। आज के टाइम पर अगर हमें कोई भी चीज़ खरीदनी है तो हम क्या करेंगे, पैसा देंगे, बदले में वस्तु खरीद लेंगे। लेकिन पुराने ज़माने में, बाबा आदम के ज़माने में क्या होता था, एक बार्टर सिस्टम चलता जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली बोलती थी। इसका मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने किसी को कोई सामान दिया, बदले में मुझे कोई सामान मिल गया। यानी गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे, सर्विसेज के बदले सर्विस एक्सचेंज होती थी, या फिर आप बोल सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले दूसरा पर्सन हमें गुड्स एंड सर्विसेज ही देता था। ये बात आई समझ में। इस तरीके के सिस्टम को, जहां पर दो लोग एक दूसरे को सामान ही, वस्तु ही बेचते हैं, खरीदते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बार्टर सिस्टम। ये बात आई समझ में, जिसको हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। अब इधर आ जाओ बच्चे, कुछ छोटे छोटे पॉइंट एक बार फटाफट इसको रीड कर लेते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमन वॉन्ट्स वर सिंपल एंड लिमिटेड। जो ह्यूमन की वॉन्ट्स थी बड़ी सिंपल थी और लिमिटेड थी। तो इसी वजह से हमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोगों को एक्सचेंज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, वस्तु की ही जरूरत पड़ी, कॉमोडिटी की ही रिक्वायरमेंट रही। चलो आगे देखते हैं। पीपल यूज टू एक्सचेंज गुड्स। तो हम पीपल किसका यूज करते थे, एक्सचेंज करने के लिए गुड्स का, विद ईच अदर टू सेटिस्फाई द वॉन्ट्स, एंड दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तु का एक्सचेंज ही बार्टर सिस्टम कहलाता है। सेकंड बात देखो, बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या है। इट रेफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी वस्तु के बदले वस्तुतः सेवाओं के बदले वस्तुतः सेवाओं का आदान प्रदान ही बार्टर सिस्टम कहलाता है। सेकंड क्या है अपने पास, सेकंड है बार्टर इकोनॉमी। बार्टर इकोनॉमी किसे बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर इकोनॉमी। बार्टर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि भाई एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाए, उस तरीके की इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, बार्टर इकोनॉमी। अब एग्जाम में यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि बार्टर इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज, ये होता है बच्चे C2C इकोनॉमी। C2C का मतलब है कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। अब जो हमारे पास एक्सचेंज होता है ना बच्चों, 4 तरीके का होता है। C2C, दूसरा M2M, तीसरा C2M और चौथा M2C। अब ये एक्सचेंज है क्या,
वस्तु के बदले वस्तु मिलना C2C, पैसे के बदले पैसे, एग्जाम्पल के तौर पे खुले करवाना, मैंने आपको 500 रुपये दिए, बदले में आपने 100 के मेरे को 5 नोट दे दिए, ठीक है। अगला क्या है C2M और M2C, ये आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता है। आप किसी दुकानदार के पास जाओ, आप उसे पैसे देते हो, बदले में वो आपको सामान दे देता है, उसको क्या बोलते हैं C2M और M2C। इतनी बात आई समझ में बच्चे? चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, व्हेन फार्मर गिव्स व्हीट, फार्मर ने क्या दिया बच्चे? व्हीट यानी गेहूं, एंड गेट क्लोथ फ्रॉम द वेवर इन रिटर्न, ठीक है भाई। जो फार्मर है, किसान ने गेहूं दिए और बदले में क्या ले लिया? बदले में ले लिया उसने कपड़े, ठीक है। एक बढ़ई से क्या ले लिया उसने? कपड़े ले लिए। बढ़ई से नहीं, मतलब जो कपड़े सिलता है, दर्जी वगैरह जो होता है, उससे उसने क्या ले लिए? कपड़े ले लिए। इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं, यानी बार्टर एक्सचेंज बोलते हैं। इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दो लोगों के बीच में ट्रेड सिर्फ तभी संभव है जब दोनों को वो वस्तु चाहिए जो एक दोनों बेच रहे हैं, या फिर हम इसके कह सकते हैं कि दोनों लोगों के बीच में ट्रेड सिर्फ तभी संभव है जब उन दोनों के पास वो वस्तु हो जो एक दूसरे को उन्हें चाहिए होती है। ये बात आई समझ में? यानी अगर उनके पास वो वस्तु है ही नहीं जो एक दूसरे को चाहिए, तो उनके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं होगा। तो यहाँ देखो भाई, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स रेफर टू द सिमुलटेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स, यानी दोनों लोगों के पास वो वस्तु होनी चाहिए जो एक दूसरे को चाहिए, अदरवाइज उनके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं होगा। तो इसके लिए आप एक चीज देख सकते हो, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, जो इसकी जरूरत है वो इसके पास होना चाहिए, ठीक है, और जो इसकी जरूरत है वो इसके पास होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी इसकी नीड ये पूरी करेगा और इसकी नीड ये पूरी करेगा, ठीक है। अगर दोनों के पास वो सामान नहीं है, किसी एक के पास भी सामान नहीं हुआ, तो दोनों के बीच में ट्रेडिंग नहीं होगी। अब अगली इंपॉर्टेंट बात देखो बच्चे, वो क्या? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इन रियल लाइफ। भाई रियल लाइफ में ऐसे बंदे को ढूंढना, ठीक है, जिसको हमारे वाले गुड्स चाहिए और उसके पास वो गुड्स मिल जाएगी जो हमें चाहिए, ये बड़ा मुश्किल है। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या कॉस्ट आएगी? ट्रेडिंग कॉस्ट आएगी, ढूंढने की कॉस्ट आएगी, उसको सर्च करने की कॉस्ट आएगी। इसी वजह से पूरा बार्टर सिस्टम क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। अब सुनना, अब प्रॉब्लम क्या है कि बार्टर सिस्टम के कोलैप्स होने के पीछे टोटल कितने कारण थे? टोटल अपने पास ये 4 कारण थे, ठीक है। पहला कारण क्या था? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब सिंपल सा है, दो लोगों के बीच में ट्रेड तभी संभव है जब उनके पास वो वस्तु हो जो एक दूसरे को चाहिए। अगर किसी एक भी पर्सन के पास वो वस्तु नहीं है तो उनके बीच में ट्रेड नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ द कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं थी। इस बात का मतलब क्या है? अगर किसी चीज़ को अगर आज हम खरीदने जाते हैं तो सेम ही रेशो होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक कार खरीदने गए, ठीक है, 5 बंदे जाते हैं ABCDE करके, पांचों के लिए सेम ही रेशियो है। एक कार इज इक्वल टू 10 लाख रुपए, चाहे ए जाए, चाहे बी जाए, चाहे सी जाए, चाहे डी जाए, चाहे ई जाए, 10 लाख रुपए ले जाओ, बदले में वो कार ले आओ, तो 10 लाख रुपए इज इक्वल टू 1 कार। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता होगा? जिस पर्सन के पास जो वस्तु होगी वही उसका क्या होगा? मनी होगा। अब मान लेते किसान है, किसान के पास मनी क्या होगा? उसका गेहूं, यानी उसका अनाज। तो क्या होगा भाई? एक कार इज इक्वल टू 5 टन अनाज, तो 1:5 टन की रेशियो बन गई। मान लेते एक हंटर है, हंटर ने क्या कर रखा? बहुत सारे घोड़े पकड़ रखे हैं, यानी हॉर्स पकड़ रखे हैं, तो उसने क्या कहा? एक कार इज इक्वल टू 10 हॉर्स। अब यहाँ रेशियो देखो 1:10 हो गई। ये बात आई समझ में? ऐसे ही मान लेते हैं एक हमारे पास भाई गोल्ड स्मिथ है, यानी सुनार है, वो क्या कहता है? एक कार इज इक्वल टू 3 kg सोना, ठीक है भैया, 1:3 की रेशियो आ गई। तो पुराने जमाने में जो रेशियो थी वो अलग अलग हो जाती थी, कॉमन यूनिट नहीं थी, कॉमन मेजरमेंट यूनिट नहीं थी। आज के टाइम पे पैसा आ गया है, मनी आ गया है, करेंसी आ गई है, वो क्या है? कॉमन यूनिट है। अगला क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट या फिर रेकरिंग पेमेंट हम नहीं कर पाते थे। ये बात आई समझ में? ठीक है। अगला क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर द वैल्यू। भाई स्टोर करने में और ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे किसान है, किसान की कमोडिटी क्या होगी? उसका अनाज। उस अनाज को स्टोर करने में और उसको ट्रांसफर करने में उस टाइम पर दिक्कत आती है। इस वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम थी, जिस वजह से पूरा बार्टर सिस्टम क्या हो गया? कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो देखो बच्चे ध्यान से, ये दिख रहा है बच्चे आप लोगों को? ठीक है। तो ये इनकन्वीनियंस, यानी ये हमारे पास 4 प्रॉब्लम थी। पहला डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, दूसरा लैक ऑफ कॉमन यूनिट, तीसरा लैक ऑफ स्टोर ऑफ द वैल्यू, और चौथा लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी फ्यूचर की पेमेंट यानी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट हम नहीं कर पाते थे। ये सारी की सारी प्रॉब्लम थी 4। इन 4 प्रॉब्लम की वजह से पूरा बार्टर सिस्टम क्या हो गया? खत्म हो गया। अब चलते हैं बच्चे आगे।
ठीक है, जो हमने पढ़ा है बार्टर सिस्टम, इसके ऊपर कुछ सवाल हैं, उन सवालों का आपको जवाब देना है। ठीक है, ध्यान से देखो। पहला सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में इनमें से कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या एक कॉमन मीडियम था, जी नहीं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, भाई बिल्कुल सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। अगर इनके आगे लैक ऑफ लिखा जाता तो काम चल जाता कि लैक ऑफ कॉमन यूनिट, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट्स, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, तो कमी थी इन चारों की चारों चीज़ों की, जिसके अंदर कॉमन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो लोगों के बीच में ट्रेड सिर्फ तभी संभव है जब दोनों के पास वो वस्तु हो जो एक दूसरे को चाहिए, अदरवाइज उनके बीच में ट्रेडिंग नहीं होगी। आगे चलते हैं बच्चे, सेकंड क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछा जाएगा इसके ऊपर। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट द, क्या लिखा हुआ है, नोट द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की इनमें से कौन सी प्रॉब्लम नहीं थी। भाई स्टोर ऑफ द वैल्यू भी प्रॉब्लम थी, डबल कॉन्सिडेंस भी थी, यूनिट ऑफ अकाउंट भी थी, क्या प्रॉब्लम नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक वेरिएबल है। ठीक है, देश के अंदर जो बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, वो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, वो देश की प्रॉब्लम है, बड़े लेवल की प्रॉब्लम है, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम बोल सकते हैं। अगला सवाल देखो बच्चे, ध्यान से पढ़ना इसे। हिंदी में क्या, दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है और इससे आपको पता लगाना है कि इनके बीच में प्रॉब्लम क्या है। भाई सीता, मुझे 1 किलो आलू चाहिए। रानी, बदले में क्या दोगी। सीता, मैं तुम्हें आलू के बदले 2 लीटर दूध दे सकती हूँ। रानी, मुझे दूध की जरूरत नहीं है, मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए। ये बात आई समझ में। सीता और रानी की आपसी विनिमय प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बताओ कौन सी समस्या है, बताओ बच्चे कौन सी समस्या है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या है, जिसको बोलेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। इतनी बात आई समझ में। तो पहली प्रॉब्लम है क्योंकि दोनों लोगों के पास वो वस्तु नहीं है जो एक दूसरे को चाहिए, दोनों साइमल्टेनियसली क्या नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, एक साथ सेटिस्फाई नहीं है। आगे चलते हैं बच्चे। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड है। पहला कॉन्सेप्ट सिर्फ बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी, बार्टर सिस्टम की इनकन्वीनियंस थी। तो सिंपल सी बात, आप लोग क्या करना है, अगर आपको रीडिंग हैबिट, अगर देखो सिंपल सी बात, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, रीडिंग अच्छी लगती है, तो सिंपल सी बात आप क्या करोगे, बार्टर सिस्टम जाओ, थोड़ा सर्च करो, आपकी पुरानी बुक है उसके अंदर से पढ़ो, आपको और ज़्यादा डिटेल से इसके बारे में पता चल जाएगा। बाकी फिलहाल इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी ही थी कि बार्टर सिस्टम क्या और उसकी प्रॉब्लम क्या, और यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड क्या है बच्चे, मनी क्या है, इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन, इवेल्युएशन और डिमांड ऑफ मनी। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ये देखो बच्चे, मनी एंड द फंक्शन ऑफ मनी। मनी है क्या, मनी इज एनीथिंग विच इज जर्नली एक्सेप्टेड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है कि भाई मनी क्या है, मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको जर्नली एक्सेप्ट किया जाता है, लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड डूइंग 4 थिंग्स, जो 4 काम करे वो मनी है। क्या क्या काम करे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तरीके से वर्क करे, वैल्यू को मेजर करे, स्टोर द वैल्यू एंड ट्रांसफर द वैल्यू, और मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यानी जो 4 प्रॉब्लम किसकी थी, जो 4 प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम की थी, वही उन्हीं का सॉल्यूशन क्या निकल के आया, मनी सामने निकल के आया। तो एक चीज ध्यान रखना, MMSS, तो ये 4 चीजें हैं। मनी क्या है, मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 4 काम करता है। क्या काम करता है, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी भी एक्सचेंज का मीडियम हो सकता है, यानी कोई भी चीज़ अगर आपको खरीदनी है, उसके बदले में आप पैसे दोगे, बदले में आपको वस्तु मिल जाएगी, यानी विनिमय का एक माध्यम है। दूसरा, एम का मतलब मेजर द कॉमन वैल्यू, वो किसी चीज़ की वैल्यू को मेजर करता है। तीसरा, स्टोर एंड ट्रांसफर द वैल्यू, भाई 2000 रुपये के नोट के अंदर 2000 की वैल्यू स्टोर होती है, 500 रुपये के अंदर 500 रुपये तक की वैल्यू स्टोर होती है, और दूसरा उसको ईजिली आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो। दूसरा और लास्ट में एस का मतलब क्या होता है, मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, आप इसे इजीली कर सकते हो। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा काम करे उसे क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं, और यही 4 जो है मनी के फंक्शन है, यानी मनी के 4 काम हैं। ये बात आई समझ में। तो ये जो 4 चीजें हैं MMSS, ये मनी के काम हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। द टर्म मनी इज यूज टू कवर ऑल सच थिंग्स लाइक कॉइन, करेंसी नोट्स एंड चेक। तो मनी के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो आपको पता होना चाहिए मनी के अंदर आता क्या क्या है। सारे के सारे सिक्के, सारे के सारे पेपर नोट, और सारे के सारे चेक भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। दीज थिंग्स आर यूज टू कंडक्ट द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ द बिजनेस क्लेम। ये किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और बिजनेस के क्लेम को सेटल करने के लिए यूज़ करते हैं हम इनका। आगे देखो, मनी कैन बी एनीथिंग
चूजन बाय द कॉमन कंसेंट। मनी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको कॉमन कंसेंट से यूज किया जाता है, इज एन इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुतः सेवाओं को एक्सचेंज करने के लिए कोई भी ऐसी वस्तु जो आप कॉमन कंसेंट पर किसी भी चीज़ को मान सकते हो, यानी इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कुछ भी दो लोगों के बीच में किसी भी चीज़ के ऊपर कॉमन कंसेंट हो जाती है कि आज से मनी है, एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल सी बात है, दो लोगों ने एक दूसरे के बीच में ट्रेड किया या कोई चीज़ एक्सचेंज की, बोला कि भी ये आज से मनी होगा, ये वो इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे हम चीज़ों को खरीद सकते हैं। इतनी बात आई समझ में? तो भाई अगर दो लोग इससे एक्सेप्ट करते हैं, दो लोग इस चीज़ पे सहमत हो जाते हैं, तो यही क्या बन जाएगा? मनी बन जाएगा। ये बात आई समझ में? तो ये जानना आपका जरूरी था। तो मनी यही चीज़ होती है। मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 4 काम करता है, MMSS। ये बात आई समझ में? अब चलते हैं आगे बच्चे। ये देखो इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले किस तरीके का पैसा मनी आता था, मुद्रा आती थी, उसके बाद कैसे इवोल्यूट हुआ, उसके बाद कौन सी चीज़ें आने लगी, उसके बारे में एक बार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या शुरू हुआ था बच्चे? सबसे पहले शुरू हुआ था कॉमोडिटी मनी। क्या शुरू हुआ था? कॉमोडिटी मनी, यानी वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा के अंदर क्या था? जैसे फर, स्किन, सोल्ट, राइस, वीट, यूटेंसिल, वेपन्स, यानी सारे की सारी कॉमोडिटी जो थी, यानी जो वस्तुएं थी, उन्हीं को क्या बनाया गया था? मनी बनाया गया था, जिसको हम बोलते हैं वस्तु मुद्रा। उसके बाद क्या आया? मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी के अंदर सबसे पहले गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन आए, उसके बाद कॉपर आया, उसके बाद अदर मेटल और अलॉय आ गया। ये बात आई समझ में? यानी धातु के सिक्के और मिश्र धातु के सिक्के आने शुरू हो गए। उसके बाद क्या आया बच्चे? पेपर मनी, जिनको हम पेपर नोट बोलते हैं। ठीक है, पेपर मनी इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम RBI बोलते हैं। भाई पेपर मनी इंडिया के अंदर तो कौन कंट्रोल करता है इनको? कौन सर्कुलेट करेगा और कौन कंट्रोल करेगा? RBI करता है। उसके बाद बच्चे क्रेडिट मनी। अब एक क्रेडिट मनी क्या होता है? भाई क्रेडिट मनी अपने पास होते हैं चेक, जिनको हम बैंक मनी या फिर क्रेडिट मनी भी बोलते हैं। सिंपल सी बात, जो चेक होता है वो क्या अपने पास? क्रेडिट मनी। उसके बाद बात करते हैं प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी के अंदर आ जाते हैं बच्चे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। उसके बाद आजकल ई मनी भी आया हुआ है, यानी ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हो? पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, आप उसको ई मनी बोलते हो। इसके अलावा एक चीज़ और है डिजिटल मनी, जिसको आप बोलते हो। ठीक है, अगर आपने बिटकॉइन का नाम सुना हो, बिटकॉइन, शिबा इनू, डॉग कॉइन, ये सारे के सारे क्या है? डिजिटल मनी है। बट अभी गवर्नमेंट ने इसको क्या किया हुआ है? होल्ड पे रखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर रोक लगा रखी है। जब तक गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करेगी, RBI इसको रेगुलेट नहीं करेगी, तब तक इनको मान्यता भी नहीं मिलने वाली है यहाँ पर। तो इसी वजह से हम लोग इतना पढ़ेंगे, इतना काफ़ी हम लोगों के रीड करने के लिए। आगे चलते हैं बच्चे। ये देखो एक बार इसको ध्यान से देखना बच्चे। वही सारी है बच्चे आप लोगों को? ठीक है, चलो ध्यान से देखो भाई। अब ना हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन का मतलब मनी क्या चीज़ है और किस तरीके से हम इसका यूज़ करने वाले हैं। टोटल 4 डेफिनेशन होते हैं और इन डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ हम कवर करने वाले हैं। पहला सुनना, पहला होता है लीगल डेफिनेशन। पहली कौन सी डेफिनेशन है बच्चे? लीगल डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन क्या है? देखो, मनी इज़ व्हाट द लॉ सेज इज़ मनी। कहता भाई मनी वो चीज़ है जिस एक बार कानून ने बोल दिया ना आज से ये मनी है तो मनी है। ठीक है, अगर सरकार ने बोला ये मनी है तो आज से मनी चलेगा। सरकार ने माइक को बोला ये मनी है तो आज से मनी के रूप में काम करेगा। सरकार ने किसी पत्थर को लेके आया और बोले ये मनी है तो मनी के रूप में वो काम करेगा। तो मनी की लीगल डेफिनेशन क्या है? मनी इज व्हाट द लॉ सेज मनी। लॉ, कानून ने जिसको मनी बोल दिया वही मनी हो जाएगा। ये इसकी लीगल डेफिनेशन है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है? एनीथिंग विच इज गवर्नमेंट डिक्लेयर एज अ मनी इज मनी। जिस भी इंस्ट्रूमेंट को सरकार ने मनी घोषित कर दिया वो मनी कहलाती है। अब देखो बच्चे, इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। पहला लीगल टेंडर मनी और दूसरा नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी को हम बोलते हैं फेट मनी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, लीगल टेंडर मनी का दूसरा नाम क्या है? फेट मनी। एक ऐसा मनी, ठीक है, जो भारत सरकार के आदेश पे चलता है, यानी जितने भी कॉइन है और जितने भी नोट हैं उनको हम बोलते हैं लीगल टेंडर मनी या फिर फेट मनी। हिंदी में इसको बोलते हैं आदेश मुद्रा। वो मुद्रा जो भारत सरकार के आदेश पे चलती है उसे क्या बोलते हैं? आदेश मुद्रा, यानी फेट मनी या फिर लीगल टेंडर मनी। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? कॉइन और पेपर नोट। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉइन को हम बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और पेपर को बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ठीक है, लिमिटेड और अनलिमिटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे कॉइन से हम छोटी पेमेंट करते हैं और नोट से हम बड़ी पेमेंट करते हैं, इसलिए इनका नाम लिमिटेड और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी पड़ गया। दूसरा क्या है? नॉन लीगल टेंडर मनी, जिसको हम ऑप्शनल मनी भी बोलते हैं, या दूसरा नाम इसका फिड्यूशरी मनी। हिंदी में इसको बोलते हैं न्यास मुद्रा। ये ऐसी मुद्रा है जहां
पर दो लोगों के बीच में ट्रस्ट का संबंध होता है, यानी दो लोग क्या करते हैं, आपसी परस्पर विश्वास के संबंध में एक दूसरे को पैसा देते हैं और उसको हम पैसे के रूप में मान लेते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को। एग्जाम्पल के तौर पर चेक, ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चे, मैंने आपसे 10,000 रुपये लिए हैं और मैं बदले में आपको चेक दे देता हूँ, ठीक है, ये लो चेक, 4 दिन बाद या 5 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो आप क्या मानोगे कि वो जो चेक है वो 5,000 10,000 रुपये हैं जो आपने मेरे से लिए थे। ये बात आई समझ में? तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी या फिर ऑप्शनल मनी। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों के समझ में आई होगी, ठीक है। इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आती है, चेक, बैंक ड्राफ्ट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू की फॉर्म में पूछेगा, तो आपको डिटेल से तो पढ़ना नहीं, आपको क्या पढ़ना, फैक्ट पढ़ने हैं। तो फैक्ट देखो क्या है, लीगल टेंडर मनी और नॉन लीगल टेंडर मनी दो चीज़ें होती है। लीगल टेंडर मनी का नाम फेट मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी का नाम फिड्यूशियरी या फिर ऑप्शनल मनी। लीगल टेंडर मनी के अंदर कॉइन और पेपर नोट आते हैं, नॉन लीगल टेंडर मनी के अंदर चेक, बैंक ड्राफ्ट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आते हैं। सीधे एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखो बच्चे, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। फंक्शनल डेफिनेशन क्या है भाई, जो मनी के फंक्शन है उसको फंक्शनल डेफिनेशन बोलते हैं। 4 चीज़ें, MMSS, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो 4 काम करे वो मनी है। क्या काम है वो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर द वैल्यू, स्टोर द वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये बात आई समझ में? जिसके अंदर जो पहले 2 हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन और जो बाद वाले 2 हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन, यानी प्राथमिक कार्य और गौण या द्वितीय कार्य। ये बात आई समझ में? अब चलते हैं बच्चे आगे। यहाँ देखो बच्चे, अगला क्या है, अगला है डेफिनेशन बेसिस ऑन द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के बेसिस पे डेफिनेशन। पहला है बच्चे मनी और लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। एक लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होती है और दूसरा क्या होता है इसके अंदर, नियर मनी। लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी कौन सी होती है, द मनी हैज़ द क्वालिटी ऑफ जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी। यानी देखो भाई, ये तो सबको पता है, मनी एक वो चीज़ होती है जो जनरली हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। सिंपल सी बात, कोई आपको पैसे देगा आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। विच मेक द मोस्ट लिक्विड एसेट्स। भाई देखो, एक ऐसा मनी जो सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। सबसे ज़्यादा लिक्विड का मतलब है जिससे आप सीधे चीज़ें खरीद पाओगे। ये बात आई समझ में? उसमें के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले कॉइन, दूसरा करेंसी नोट, तीसरा बैंक मनी। ये तीनों के तीनों सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड फॉर्म का मतलब मनी फॉर्म, आप उसे सीधा जाकर चीज़ें खरीद सकते हो। ये बात आई समझ में? दूसरा, कोई ऐसा पैसा जिसको आपको क्या करना पड़े, कुछ टाइम में पैसे में कन्वर्ट करवा सकते हो। जैसे मान लो आपकी एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट कहने को तो आपका मनी है, लेकिन आप उसको तुरंत यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक में जाकर एफडी को तोड़वाना पड़ेगा, फिर उससे पैसे मिलेंगे, फिर आप उसको क्या कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। तो वो पैसा जिसको आप बहुत जल्दी यानी तुरंत प्रभाव से यूज़ कर सकते हो वो मोस्ट लिक्विड होता है, ठीक है। जिसको तुरंत प्रभाव से यूज़ नहीं कर सकते, उसको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, उसको लेस लिक्विड बोलते हैं, यानी कम लिक्विड होता है। तो देखना बच्चे, नियर मनी कौन सा होता है, जो नियर फ्यूचर में मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इंक्लूड दोज फाइनेंशियल एसेट्स विच नॉट एज लिक्विड एज कॉइन एंड करेंसी नोट बट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू द मनी। आई बात समझ में? यानी वो इनके जितना लिक्विड नहीं है बट उसको इजीली कन्वर्ट कराया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पर नेशनल सेविंग डिपॉजिट्स, इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट, रिसिप्ट और बॉन्ड्स। ये बात आई समझ में? इनमें किसी ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो जब इनकी मैच्योरिटी डेट आएगी तो आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हो, या फिर आपको लगता है कि भाई मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको सरेंडर करके पैसे ले सकते हो। अगला देखना बच्चे, नियर मनी कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन द शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ। ये बात आई समझ में? नहीं, सीधा इनसे चीज़ नहीं खरीद सकते आप, पहले इसको कैश में कन्वर्ट करवाओगे फिर उससे पेमेंट करोगे। ये बात आई समझ में? चलो भाई चलते हैं आगे। अगला देखना बच्चे, डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। स्कोप के बेसिस पे बच्चे 2 डेफिनेशन होती है, एक नैरो मनी होता है, दूसरा होता है ब्रॉड मनी, ठीक है। तो नैरो मनी के अंदर आता है C+DD। क्या आता है? C+DD। और ब्रॉड मनी के अंदर क्या आता है? मनी एसेट्स प्लस नियर मनी एसेट्स। यानी आप ये कह सकते हो मनी एसेट्स के अंदर क्या था? मनी एसेट्स के अंदर था C+DD। 2 ही चीज़ें आ गई। मनी एसेट्स तो वही है जैसे अभी पढ़ा था, क्या था मनी एसेट्स के अंदर, कॉइन है, करेंसी नोट है और बैंक मनी है। C+DD आ गया। इसके अलावा नियर मनी एसेट्स कौन सी थी जिनको आप जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं? इन दोनों को जब जोड़ देते हैं, नियर मनी को, ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, ये अपने पास ये बन जाता है ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी, ठीक है। हालांकि एक चीज़ और आती है यहाँ पर कि भाई नैरो मनी और ब्रॉड मनी क्या होता है। तो नैरो मनी के लिए हम बोलते हैं C+DD नैरो मनी है, और C+CR ये क्या है? ब्रॉड मनी है। ये नैरो मनी और ये ब्रॉड मनी।
ठीक है। नैरो मनी के अंदर सी प्लस डी डी, सी मतलब करेंसी, डी डी मतलब डिमांड डिपॉजिट। ब्रॉड मनी के अंदर सी प्लस सी आर, सी मतलब करेंसी, सी आर का मतलब कैश रिजर्व विद द कमर्शियल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक के पास कैश है। ठीक है भाई, चलो भाई अब आगे देखो तीसरा टॉपिक अपने पास। तीसरा टॉपिक क्या कहता है बच्चे? तीसरा जो टॉपिक है वो एक छोटी सी बात बोलता है, डिमांड फॉर मनी। भाई मनी की हम डिमांड क्यों क्रिएट करते हैं, क्यों हमें पैसा चाहिए? भाई तीन ही मोटिव के लिए हमें पैसा चाहिए होता है। पहला मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, तीसरा स्पेकुलेटिव मोटिव। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, हमें चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी का मतलब होता है इमरजेंसी सिचुएशन में, घर में कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तब तुरंत आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो दूसरा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जिसको बोलते हैं अनफोर्सीन कॉन्टीजेंसी, किसी भी कॉन्टीजेंसी के लिए आपको पैसा चाहिए, यानी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पैसा चाहिए, आप उसके लिए पैसे की डिमांड करते हो। तीसरा होता है बच्चे स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव का मतलब सट्टेबाजी। सट्टेबाजी कैसे? भाई देखो, दूसरे देश की करेंसी, उसमें आपको पैसा लगाना है, शेयर डिवेंचर में पैसा लगाना है। तो जितनी भी हमारे पास फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं, जैसे शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, अगर आप उसमें पैसा लगाते हो तो तीसरी डिमांड यहाँ से क्रिएट होती है। तो टोटल तीन ही डिमांड होती है, एक चीज़ को खरीदने के लिए, दूसरा इमरजेंसी सिचुएशन में, और तीसरा स्पेकुलेशन के लिए, सट्टेबाजी के लिए, यानी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स में पैसा लगाने के लिए। तो तीन ही मोटिव होते हैं हमारे। उम्मीद है छोटी सी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब चलते हैं इसी बात पे आगे। अब जो हमने पढ़ा है उसी के ऊपर कुछ सवाल हैं, थोड़ा ध्यान से देखना इन सवालों को, और आप बताओगे इनका क्या आंसर होगा। ध्यान से देखो बच्चे एक बार इसे। बताओ बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। भाई मनी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? ड्यूरेबिलिटी है, डिविजिबिलिटी है, या जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी? भाई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि लोग उसे जर्नली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बात आई समझ में? यानी सामान्य स्वीकार्य होता है लोगों के द्वारा। पहली बात तो आई है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मनी। इन चारों में से मनी का कौन सा फंक्शन नहीं है? एक बात ध्यान रखना, एग्जामिनर थोड़ा सा आपके साथ ट्रिक खेलेगा। ट्रिक खेलने का मतलब क्या है? सवालों को थोड़ा सा घुमा देगा। अगर आपने नोट ध्यान से नहीं देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। देखना भाई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बिल्कुल है। स्टोर द वैल्यू भी है, यूनिट ऑफ वैल्यू भी है। भाई प्राइस स्टेबिलिटी का काम मनी नहीं करता। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया बच्चे? बी आ गया। ठीक है, एक बार आपने टॉपिक कर लिया ना, एमसीक्यू तो धड़ल्ले से लगेंगे लगातार लाइन से। ठीक है, आगे देखो बच्चे, ये मनी के फंक्शन है, एक बार ध्यान से देख लो। मनी के फंक्शन बार बार पूछ रहा था, क्या है मनी के फंक्शन? सबसे पहले प्राइमरी वर्क, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कॉन्टीजेंसी फंक्शन। प्राइमरी के अंदर क्या बताया था मैंने? एम एम प्राइमरी फंक्शन। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर द वैल्यू, यहाँ कितना था? 2। एस एस स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोरेज द वैल्यू, और ये इसी के साथ होता है टी। टी मतलब ट्रांसफर द वैल्यू, वैल्यू को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, ये अदर फंक्शन होते हैं। अदर फंक्शन क्या होते हैं? जैसे बेसिक ऑफ क्रेडिट, ठीक है, यानी आपको साख उपलब्ध करवाता है, पैसे उपलब्ध करवाता है, क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो सबको पता होती हैं, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये पहले दो हैं। ये बात आई समझ में? ठीक है भाई, आगे चलो भाई। अब अपने पास तीसरी टाइप आ गई जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप का क्या नाम है बच्चे? मनी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, जिसके अंदर फेट मनी, फिड्यूशरी मनी, मनी वैल्यू ऑफ मनी, कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी, ये तीन चीज़ें पूछी जाती हैं आप लोगों से। एक एक सिंपल लाइन में हम डिस्कस करेंगे और ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं फेट मनी और फिड्यूशरी मनी। फेट मनी क्या होती है बच्चे? फेट मनी मैंने अभी बताया था, आदेश मुद्रा। कौन सी मुद्रा? आदेश मुद्रा। भाई वो मुद्रा जो भारत सरकार के आदेश के द्वारा चलती है उसको बोलते हैं फेट मनी। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ, इट रेफर टू द मनी बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। वो मनी जो भारत सरकार के ऑर्डर से चलती है उसको बोलते हैं फेट मनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर मनी। ये बात आई समझ में? ठीक है, जैसे आपने देखा हो जितनी भी करेंसी होती, नोट जो होते हैं उनके ऊपर लिखा रहता है भारत सरकार, जैसे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, क्या लिखा होता है? मैं धारक को, मतलब 100 रुपये का नोट है तो लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। नीचे उसके साइन होते हैं, यावे रेड्डी, उर्जित पटेल, इस तरीके से साइन आपको देखने को मिलेंगे। तो हो क्या रखा, वो प्रोमिस कर रखा है आपको कि भाई इस कागज की वैल्यू जो है वो 100 रुपये है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, और नीचे साइन होते हैं गवर्नर के, आरबीआई के गवर्नर के। तो ये क्या है? आदेश मुद्रा जो भारत सरकार के आदेश पे चलती है। फेट मनी का दूसरा नाम लीगल टेंडर मनी है। दूसरा देखना बच्चे, फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी को बोलते हैं हिंदी में न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा,
ठीक है। न्यास मुद्रा वो मुद्रा होती है जहां पर भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है, दो लोगों के बीच में आपसी परस्पर विश्वास के संबंध से जिस इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने मनी बनाया है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं। वो काम सारे मनी के करता है, यानी MMSS वो चारों के चारों काम करेगा, लेकिन भारत सरकार का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। बस उन दो लोगों के बीच में परस्पर विश्वास का संबंध है, यानी म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे उसको मनी माना गया है। ठीक है। इट रेफर टू मनी डेट बेस्ड ऑन द म्यूचुअल ट्रस्ट बाय द पेयर एंड पे। एग्जाम्पल के तौर पे चेक आ गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया और बैंक मनी आ गया। तो ये क्या है अपने पास, फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी का दूसरा नाम, ठीक है, जैसे इसका नाम क्या था, लीगल टेंडर मनी, ये क्या बन गया, नॉन लीगल टेंडर मनी। ये बात आ गई समझ में। अब यहां देखना बच्चे, ये फेट मनी है। जितने भी कॉइन होते हैं, ठीक है, जितने भी नोट हो गए अपने पास, ये सारे सारे क्या फेट मनी, इसके ऊपर साइन होते हैं। ठीक है। कॉइन के ऊपर तो साइन नहीं होते, लेकिन जितनी भी करेंसी होती है उसके ऊपर साइन होते हैं हमारे। ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये फिड्यूशरी मनी, ये चेक है। जब पेयर और पे के बीच में ट्रस्ट का संबंध है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को पेमेंट करी है, तो इस चेक की वैल्यू कितनी होगी, इस चेक की वैल्यू जैसे 5,000 लिखा तो 5,000 की वैल्यू, 10,000 लिखा 10,000 की वैल्यू, 5 लाख लिखे तो 5 लाख की वैल्यू है। तभी उसको ट्रस्ट है, तभी तो उसने ये चेक लिया है। ये बात आई समझ में। तो ये फिड्यूशरी मनी है, ये फेट मनी है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में एग्जाम्पल ही आएंगे क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज चाहिए इधर उन्हें। ये देखो बच्चे, अभी क्या, मनी वैल्यू ऑफ मनी और कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ध्यान से सुनना। मनी वैल्यू का मतलब जो इसके ऊपर प्रिंट है, ये देखो कितने रुपए लिख रखा है, 100 रुपए। कितने रुपए लिख रखा है, 100 रुपए। तो 100 रुपए क्या है, इसकी प्रिंटिंग वैल्यू क्या है, प्रिंटिंग वैल्यू, यानी जो इसके ऊपर लिख रखा है जितने में मार्केट में चलेगा वो क्या है, इसकी मनी वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चे, इसकी मनी वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। इसको बोलते हैं मनी वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। या मनी वैल्यू है, फेस वैल्यू, जो इसके फेस पे दिखे या जो इसकी वैल्यू जितने मार्केट में चलता है वो इसकी मनी वैल्यू है। ठीक है भाई। इसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं और प्रिंटिंग वैल्यू भी बोलते हैं। दूसरा क्या था, कॉमोडिटी वैल्यू। कॉमोडिटी वैल्यू जितने में जितने इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट और इसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट आती है, यानी जितने में बन के रेडी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इसकी कॉमोडिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चे, कॉमोडिटी वैल्यू। यानी पेपर एंड प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ अ करेंसी इज नोन एज कॉमोडिटी वैल्यू, और इसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो सिंपल सी बात करते हैं भाई, जितने का ये पूरा नोट बना होता है, यानी इसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट, बनने की कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट होती है, चाहे प्रिंटिंग की कॉस्ट होगी चाहे रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी, वो क्या है, इसकी कॉमोडिटी वैल्यू। ठीक है। यानी इसका वस्तु मूल्य है। और जितने में मार्केट में चलता है ये, वो क्या होती है, इसकी मनी वैल्यू। उम्मीद है छोटी सी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अब चलते हैं बच्चे आगे। अगला अपने पास क्या है, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी, ध्यान से सुनना भाई। देखो, जिसकी मनी वैल्यू, ठीक है, बराबर होगी कॉमोडिटी वैल्यू के, जिसकी मनी वैल्यू कॉमोडिटी वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फुल बॉडीड मनी। और जिसकी मनी वैल्यू उसकी कॉमोडिटी वैल्यू से ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट मनी। ठीक है। जैसे 2,000 रुपए का नोट था, ठीक है, 2,000 रुपए का नोट चलता तो मार्केट में 2,000 रुपए में, लेकिन उसके बनने की जो कॉस्ट 8 से 10 रुपए आती है। 10 रुपए का बना, चल रहा है 2,000 रुपए में। ठीक है। तो बना कितने का है, 10 रुपए का, चल कितने में रहा है, 2,000 रुपए में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट मनी। क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी। इतनी बात आई समझ में। दूसरी चीज सुनो भाई, मनी वैल्यू ऑफ मनी कॉमोडिटी वैल्यू के बराबर हो जाता है, उसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। जितने में बना है उतने में ही चल रहा है, जितने में ही बना है उतने में ही अगर चल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फुल बॉडीड मनी। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, ये ऐसा भी हो सकता है, यानी बन ज्यादा में रहा है और चल कम में रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे पुराने जमाने, जैसे ब्रिटिश टाइम था, ब्रिटिश टाइम पे क्या था, 1 रुपए का सिक्का चलता था चांदी का। उस टाइम उस सिक्के की वैल्यू क्या थी, 1 रुपया। मार्केट में 1 रुपये में चल रहा था, लेकिन उसकी कॉमोडिटी वैल्यू भी कितनी थी, 1 ही रुपया थी। ठीक है। यानी चांदी की वैल्यू भी 1, यानी उसके रॉ मटेरियल की वैल्यू भी 1 थी, और चल कितना था, तब भी 1 में रहता। दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर। ये बात आई समझ में। तब भी क्या कहला है, फुल बॉडीड मनी। लेकिन अगर उसके मटेरियल की कॉस्ट यानी कॉमोडिटी वैल्यू ज्यादा हो जाती है मनी वैल्यू से भी, यानी जो उसके ऊपर प्रिंट हो रखा है उससे भी ज्यादा में अगर वो बन रहा है, तब भी क्या कहलाता है, फुल बॉडीड मनी। जैसे देखो, ये कॉइन है, ठीक है, इन कॉइनों की जो कॉमोडिटी वैल्यू है वो कहीं ज्यादा है मनी वैल्यू से, तो इनको क्या बोलते हैं, फुल बॉडीड मनी। बराबर हो या ज्यादा हो कॉमोडिटी वैल्यू, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फुल बॉडीड मनी। ये बात आई समझ में। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा ये जो सिक्का है, ध्यान से देखना, 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का 1 रुपए से कम में बनता है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है अपने पास, इसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट मनी। इतनी बात आ गई समझ में। फिलहाल इसको हम टोकन मनी भी बोलते हैं और ये क्रेडिट मनी भी कहलाता है।
ठीक है, अब सुनना, आप कुछ सवाल हैं वो आपको बताने हैं। टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है, अब एक एक करके आप सवाल बताओगे फटाफट क्विकली। चलो भाई देखो, अ 2000 रुपी नोट, 2000 रुपये का नोट क्या कहलाता है? क्या वो फेट मनी होता है? बिल्कुल होता है। आदेश मुद्रा, उसके ऊपर साइन होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। हाई पावर मनी है, हाई पावर मनी के अंदर क्या आता है? सी प्लस सी आर। सी मतलब करेंसी, ठीक है, सी प्लस सी आर। सी मतलब करेंसी होल्ड बाय द पब्लिक, सी आर वो पैसा जो किसके पास होता है? कमर्शियल बैंक्स के पास होता है। तो उसके अंदर भी ये 200 रुपये का नोट होता है, ये भी हो गया। लीगल टेंडर मनी है, बिल्कुल है, क्योंकि फेट मनी को ही लीगल टेंडर मनी बोला जाता है। तो इसका मतलब इसका क्या आंसर आ गया? ऑल ऑफ द अबव। उम्मीद है छोटी सी चीज़ आप लोगों के समझ में आई होगी। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है भाई, मनी हुज वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी इज इक्वल टू फेस वैल्यू, यानी जिसकी मनी वैल्यू उसकी फेस वैल्यू यानी कॉमोडिटी वैल्यू के बराबर होती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे? फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल बॉडीड मनी। एक बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर कॉमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू से ज्यादा है तब भी फुल बॉडीड मनी ही कहलाएगा, फुल बॉडीड मनी। लेकिन अगर मनी वैल्यू कॉमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। क्या बोलेंगे? क्रेडिट मनी, यानी साख मुद्रा। ये बात आ गई समझ में बच्चे? अब चलो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। चलो भाई, 2 ही सवाल थे इसके ऊपर जो एग्जाम में पूछे गए थे। इस तरीके के और भी सवाल आप ट्राई कर सकते हो। कुछ नहीं करना, मार्केट में जाओ, कोई भी अच्छी सी बुक उठा के ले आओ, किसी भी प्लेटफॉर्म की बुक उठा लाओ। बस ये ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके अंदर अभी तक 2 ही बार सीयूटी हुआ है। एक बार उनका पेपर उठा लेना, क्योंकि जितनी बार सीयूटी होगा उतनी बार कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, 11th 12th की ही सिलेबस पूरा कवर करना है। और इसमें भी जो 12th का वही सिलेबस 90% आ रहा है, 11th का तो वो थोड़ा सा 1-2 टॉपिक ही हैं। ये बात आई समझ में? तो वो आपको बुक लेके आनी है और उससे चीज़ें कवर कर लेनी है। अगला देखो बच्चे, मनी सप्लाई क्या होता है और प्रोड्यूसर कौन है मनी का। ठीक है, यानी मनी को सप्लाई कौन करता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं और उसके मेजर्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, चलो चलते हैं आगे। ये देखो बच्चे, मनी सप्लाई ऑफ मनी। मनी सप्लाई क्या, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं सबसे पहले। देखो बच्चे, मनी सप्लाई रेफर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान से सुना, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक ने होल्ड कर रखा है, यानी पब्लिक के पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है, उसको क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। सो इट इज अ कॉल्ड द स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहला ही सवाल यही आता है, मनी क्या है? लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब वो होता है कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मापा जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। अगला देखना, इसके अंदर क्या चीज आता है? कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस डी डी। तो मनी सप्लाई का मतलब होता है सी प्लस डी डी, जहां सी का मतलब होता है करेंसी, करेंसी मतलब कॉइन और पेपर नोट, और डी डी का मतलब डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है पब्लिक का वो पैसा जो उन्होंने सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के रूप में कमर्शियल बैंकों में जमा करवा रखा, उसको बोलते हैं डीडी। तो सी प्लस डी डी किसके अंदर आ जाए? किसके कंपोनेंट है? मनी सप्लाई के कंपोनेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इंक्लूड मनी यूजिंग सेक्टर, मनी यूजिंग सेक्टर पब्लिक, यानी इसके अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं? मनी यूजिंग सेक्टर को, यानी जो मनी को यूज करते हैं उस सेक्टर को यूज करते हैं उसको इंक्लूड करते हैं, यानी पब्लिक को इंक्लूड करेंगे। इट डज नॉट इंक्लूड द मनी क्रिएटिंग सेक्टर, इसके अंदर मनी क्रिएटिंग सेक्टर को हम इंक्लूड नहीं करते। इस बात का मतलब गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम को हम इंक्लूड नहीं करते। ये बात आई समझ में? कभी भी मनी सप्लाई की बात की जाए तो मनी सप्लाई के अंदर किस पैसे को इंक्लूड करेंगे? वो पैसा जो पब्लिक के पास है। लेकिन वो पैसा जो बैंकिंग सिस्टम या गवर्नमेंट के पास, उसको कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता। वो वाला पार्ट कभी भी मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता। अगला देखना बच्चे, गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम का मतलब होता है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, यानी आरबीआई और सेंट्रल बैंक। ये बैंकिंग सिस्टम और ये कमर्शियल बैंक, यही क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स और सप्लायर ऑफ मनी। तो एक सवाल यही पूछा जाता है आपसे, हु इज द सप्लायर ऑफ मनी? आप बोलोगे 2 लोग, गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर ऑफ, सॉरी गवर्नमेंट और दूसरा बैंकिंग सिस्टम। गवर्नमेंट तो हमें पता ही है, बैंकिंग सिस्टम में क्या आएगा? कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। तो कुल मिला के 3 ही ऐसी पार्टी हैं, 3 ही ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं? सप्लायर ऑफ मनी है, या फिर जिसको आप बोल सकते हो क्रिएटर ऑफ मनी है। ठीक है, कौन कौन से हो गए? सप्लायर या प्रोड्यूसर ऑफ मनी, पहला गवर्नमेंट, दूसरा आरबीआई और तीसरा कमर्शियल बैंक्स। तो 3 ही लोग हैं ये, इन्हीं को आप बोलोगे। आगे देखते हैं भाई, टोटल अपने पास मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। भाई ये टोटल कितने होते हैं? 4, M1, M2, M3, M4। M1 मनी मेजरमेंट, M2
M3 M4, टोटल अपने पास 4 होते हैं। इसके अंदर ध्यान से सुनना, M1 देखो मनी सप्लाई का मतलब C प्लस डी डी, ठीक है, मनी सप्लाई है। अब ये M1 M2 M3 M4 क्या है, ये कुछ मेजरमेंट है, इसके अंदर हम चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। अभी क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड कर दिया जाए तो M1 बन जाएगा, और ऐड करने से फिर M2 बन जाएगा, और ऐड करने से M3, और ऐड करने से M4। तो देखते हैं बच्चे, C प्लस डी डी प्लस OD, इन 3 चीज़ों को ऐड करेंगे तो M1 आता है। 12th के सिलेबस में इतना ही आता है, बट आपके CUT के अंदर चारों के चारों पूछे जाएंगे, तो आपको चारों की नॉलेज होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनना, C मतलब करेंसी होल्ड बाई द पब्लिक, कॉइन और पेपर नोट की फॉर्म में जो पब्लिक के पास पैसा उसको बोलते हैं C यानी करेंसी। डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, पब्लिक का वो पैसा जो उन्होंने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डाल रखा है उसको बोले डीडी। ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट, ये वो पैसा होता है जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या दूसरे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा आरबीआई के पास पैसा जमा होता है, उसको बोलते हैं ओडी। जैसे ही तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है M1, ठीक है। अब जैसे ही M1 के अंदर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट जोड़ देते हैं तो बन जाता है M2। ये देखो बच्चे, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस के सारे सेविंग अकाउंट को M1 में जोड़ देते तो M2 बन जाता है। फिर क्या होता है M3, M3 के अंदर क्या होता है, M1 के अंदर हमें ऐड करना होता है टाइम डिपॉजिट, जिनको हम टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट या FD बोल देते हैं, यानी पब्लिक का वो पैसा जो उन्होंने FD के फॉर्म में कमर्शियल बैंकों में जमा करा रखे हैं उसको बोलते हैं M3। और लास्ट अपने पास है M4, M4 के अंदर क्या आएगा, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के अंदर जितनी भी डिपॉजिट है जो लोगों ने कर रखी है उसको अगर जोड़ देते हैं तो क्या आता है M4। लेकिन एक चीज़ है, एक्सेप्ट NSC, NSC की फुल फॉर्म होती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, टोटल कितने मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट होते हैं, 4, M1 M2 M3 M4। M1 के अंदर आता है C प्लस डी डी प्लस OD, M2 के अंदर आएगा C प्लस डी डी प्लस OD तो आएगा ही, साथ में पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट भी आ जाएंगे। तीसरा M3 के अंदर क्या आएगा, M1 तो आएगा, साथ में FDs भी आ जाएंगे जो लोगों ने कमर्शियल बैंकों में जमा करवा रखा है। M4 के अंदर क्या आएगा, M4 के अंदर M3 तो आएगा, साथ में पोस्ट ऑफिस के अंदर जितना भी पैसा जमा करवा रखा है किसी भी फॉर्म के अंदर वो इंक्लूड हो जाएगा, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर NSC को, NSC का मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। अब चलते हैं बच्चे आगे, ये देखो इसको थोड़ा सा पिक्चर की फॉर्म में हमने देखा है। ये देखो M1 के अंदर क्या आ जाएगा बच्चे, C प्लस डी डी प्लस OD। M2 के अंदर क्या आ जाएगा, कहता है M1 तो आएगा ही, साथ में पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट किसका, पोस्ट ऑफिस के, क्योंकि कुछ लोग अभी भी पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करवाते हैं। उसके बाद M3 के अंदर क्या आएगा, M1 प्लस FD, ठीक है, M1 तो आएगा, साथ में FD, पब्लिक का वो पैसा जो उन्होंने बैंकों में जमा करा रखा है, कमर्शियल बैंकों में। और M4 के अंदर क्या आने वाला है बच्चे, M4 के अंदर आएगा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी डिपॉजिट हो सारे की सारी किसको छोड़कर, NSC को छोड़कर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बार बार मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं बच्चे, ये देखो अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक बार इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। कुछ फैक्ट है, 16 फैक्ट आप लोगों के लेके आया हूँ मैं। अब इन फैक्ट्स को ध्यान रखना, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। ध्यान से सुनो भाई, टिल 1967 से 68 RBI यूज ओनली नैरो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। नैरो मेजर्स का यूज करते थे, किसका यूज करते थे बच्चे, नैरो मेजर्स का। अब ये नैरो मेजर्स क्या है, ध्यान से सुनना, M1 M2 M3 M4, M1 M2 M3 और M4, जिसके अंदर M1 जो M2 ये पहले दो हैं इनको बोलते हैं नैरो मनी, इनको क्या बोलते हैं, नैरो मनी। और M3 M4 को क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी। क्या बोलते हैं बच्चे, ब्रॉड मनी। इसके लिए आप पॉइंट नंबर 15 और 16 देख सकते हो। M1 एंड M2 आर जनरली नोन एज द नैरो मनी और M3 M4 जनरली नोन एज द ब्रॉड मनी। तो 67 68 तक हम किसका यूज करते थे, आरबीआई किसका यूज करता था, नैरो मनी कॉन्सेप्ट का यूज करता था। आगे सिंस 1977 के बाद, यानी इस टाइम के बाद हम कितने अल्टरनेटिव यूज करने लगे, M1 M2 M3 M4, इन चार मेजर्स का यूज करने लगे, यानी नैरो भी करने लगे और ब्रॉड भी, यानी M1 M2 M3 M4 चारों को चार हम यूज करने लगे। अगला देखना बच्चे, M1 को क्या बोलते हैं, M1 इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी। M1 को ट्रांजेक्शन मनी बोलते हैं, वो पैसा जो ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर द मेकिंग ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। सेकंड, M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर। M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है, और लिक्विड की फॉर्म की जाए जो सबसे पहले आएगा M1 सबसे लिक्विड, फिर उससे कम M2, फिर M3, फिर M4, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, अब यहाँ देखो C प्लस डी डी प्लस OD था, इसके बारे में सुनो। C मतलब करेंसी मनी,
सी मतलब क्या होता है, करेंसी मनी। इनको हम क्या बोलते हैं, फेट मनी या लीगल टेंडर मनी। करेंसी, सिंपल सी बात, सी प्लस डी डी, ठीक है। खासकर इसके अंदर सी आता है, सी मतलब करेंसी। करेंसी होल्ड बाय द पब्लिक, जिसके अंदर कॉइन और पेपर नोट आते हैं, इनको हम फेट मनी या लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। डीडी का मतलब क्या होता है बच्चे, डिमांड डिपॉजिट। ये वो पैसा होता है जो चेकेबल डिपॉजिट होते हैं, यानी वो पैसा जिनको आप चेक के थ्रू अपने अकाउंट में से निकलवा सकते हो। और इसके अंदर वो पैसा होता है जो पब्लिक का सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जमा होता है। अगला देखो बच्चे, डीडी से रिलेटेड एक चीज हो रहा है। डीडी को हम क्या बोलते हैं, नेट डिमांड डिपॉजिट। ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट इज इंक्लूड। इसके अंदर नेट डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होता है, इंट्रा बैंक डिपॉजिट आर एक्सक्लूड। यानी जो पब्लिक का पैसा उसी को इंक्लूड करते हैं, एक बैंक ने दूसरे बैंक को जो पैसा दिया है उसको हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो प्रोड्यूसर और सप्लायर है। पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि भाई मनी यूजिंग सेक्टर को यूज करते हैं, ना कि मनी क्रिएटिंग सेक्टर को यूज करते हैं। आगे देखो बच्चे, ओडी का मतलब क्या होता है, अदर डिपॉजिट। भाई इट इंक्लूड द डिपॉजिट हेल्ड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स, गवर्नमेंट, पब्लिक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। ये वो पैसा जो इन इंस्टीट्यूशन ने आरबीआई के पास जमा करवा रखा है, उसको बोलते हैं ओडी। क्योंकि जब M1 पढ़ा था उसके अंदर M1 के अंदर क्या पढ़ा, सी प्लस डी प्लस ओडी, तो ओडी के बारे में है। ओडी से रिलेटेड एक चीज और देखते हैं, इट डज नॉट इंक्लूड द डिपॉजिट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड द कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। यानी अगर इन दो लोगों ने भी पैसा दे रखा है तो उसको भी इंक्लूड नहीं करते। ठीक है भाई, आगे देखो बच्चे, आगे आ गया M2 की बात करते हैं। भाई सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इज नॉट विड्रॉल एबल बाय द चेक। ये क्या कहता है कि देखो भाई, जो हम लोगों ने पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करवा रखा है ना, उसको हम चेक से कभी नहीं निकलवा सकते, वो एक मुश्त राशि ही निकलेगी। ये बात है समझ में। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा होता है उसको चेक के थ्रू कभी भी नहीं निकाला जा सकता। सो दे कुड बी नॉट बी प्लेस अंडर द डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। इसी वजह से वो डिमांड डिपॉजिट में नहीं आते हैं, क्योंकि कई लोगों की कंफ्यूजन रहती है कि जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट है, एक बैंकों का सेविंग अकाउंट है, एक पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट और इसमें डिफरेंस क्या है। भाई जो कमर्शियल बैंकों के सेविंग अकाउंट में पैसा होता है उनको चेक के थ्रू निकलवा सकते हो आप लोग, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के अंदर है उसको कभी भी चेक के थ्रू नहीं निकलवाया जा सकता, इसलिए वो अलग आइडेंटिटी है। ये बात आई बच्चे समझ में। अच्छा, वॉइस क्लियर है आप लोगों को, वॉइस आ रही है अभी? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ ये है, एनएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। आगे, द 4 मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई रिप्रेजेंट द डिफरेंट डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। ध्यान से सुनना है, जो 4 मेजर ना, M1 M2 M3 M4, इनकी 4 अलग अलग लिक्विडिटी है, जिसके अंदर M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है। पहला सवाल यही आता, मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई इन चारों में से कौन सा है? M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड और M4 सबसे लीस्ट लिक्विड है। तो M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड, तो M4 से ज़्यादा M3, M3 से ज़्यादा M2, M2 से ज़्यादा M1, तो सबसे ज़्यादा लिक्विड M1 और सबसे कम लिक्विड M4। ये बात आई समझ में। सेकंड देखो, M3 इज नोन एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, सीधी एक बार स्टेटमेंट आई हुई थी कि M3 को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी। भाई सोसाइटी का जो भी पैसा है वो कहाँ है, M3 के अंदर है। ये बात आई समझ में। बिकॉज M3 इज द वाइडर यूजिंग एज अ मेजर ऑफ द मनी सप्लाई। M3 सबसे ज़्यादा वाइडर होता है। उसके बाद M1 और M2 को हम क्या बोलते हैं, नैरो मनी, और M3 M4 को क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी। तो कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थे, कुछ फैक्ट थे, ठीक है। इन फैक्ट से बाहर एक भी सवाल नहीं आने वाला है। आगे देखो बच्चे, अब इसके ऊपर कुछ सवाल हैं, वो आप लोगों को फटाफट करने ट्राई करो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द 1 रुपी 1 करेंसी नोट इन इंडिया। 1 रुपए के नोट को इशू करने वाली एजेंसी कौन है? 1 रुपए का नोट को कौन इशू करता है बच्चे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, ठीक है। कौन इशू करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ध्यान से सुनना, नोट इशू करने का राइट होता है वैसे आरबीआई के पास है, लेकिन 1 रुपए के नोट को छोड़कर। 1 रुपए का नोट और सारे के सारे कॉइन को कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी 2 रुपए से लेकर जितने बड़े नोट बनेंगे उन सबको कौन इशू करेगा? आरबीआई, ठीक है। तो ये देखो बच्चे, ध्यान से देखना, हु इशू करेंसी नोट और कॉइन्स इन इंडिया? 2 लोग हैं, या तो गवर्नमेंट करेगी, और गवर्नमेंट ने काम दे रखा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, या फिर कौन करेगा? आरबीआई। जितने भी कॉइन होते हैं उनको कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और 1 रुपए के नोट को भी कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी जितने भी नोट हो गए उनको कौन करेगा? आरबीआई। इनको आरबीआई इशू करेगा और इन दोनों चीज़ों को कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगा। इतनी बात ध्यान रखनी है। अब चलते थोड़ा सा आगे। ये देखो बच्चे, आरबीआई हैज़ सोल राइट ऑफ इशू करेंसी नोट्स अदर देन, किसको छोड़ के? 1 रुपए का नोट को छोड़कर बाकी सारे के सारे 2 रुपए से लेकर 2000 के नोट को इशू करने का जो राइट है वो किसका है?
आरबीआई का है। हालांकि अब बड़े नोट बचे ही नहीं, ना 1000 का बचा ना 2000 का बचा, तो आप बोल सकते हो 2 रुपये से लेकर 500 रुपये के नोट को इशू करने का जो राइट है वो किसका है, आरबीआई का। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे इसी बात पे। ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, जितने भी कॉइन होते हैं उनको इशू कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपये के नोट को भी कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 2 रुपये से लेकर बाकी जितने भी नोट होंगे उनको कौन इशू करेगा, आरबीआई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कॉइन के ऊपर किसके साइन होते हैं, किसी के भी साइन नहीं होते कॉइन के ऊपर, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब नोट के ऊपर तो साइन होते हैं, कौन करता है, गवर्नर करता है। तो 2 रुपये से लेकर बाकी जितने भी बड़े नोट होते हैं, 2000 रुपये तक के नोट के ऊपर कौन करता है, आरबीआई के गवर्नर। लेकिन 1 रुपये के नोट के ऊपर किसके साइन होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव के, ध्यान रखना। और तीनों के तीनों करेंसी को सर्कुलेट करने का काम किसका होता है, आरबीआई का। सर्कुलेशन का काम सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का होता है बच्चे। आगे चलते हैं, ये सवाल देखो बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मनी सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है बच्चे। कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक। स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मापा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल इनकम के ऊपर पूरा ही टॉपिक है ये, कि भाई हम स्टॉक किसे बोलते हैं और फ्लो किसे बोलते हैं। फ्लो वो कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप पीरियड ऑफ टाइम पे मापते हो, और स्टॉक वो कॉन्सेप्ट होता है जिसको पॉइंट ऑफ टाइम पे मापते हो। चलो भाई, इससे रिलेटेड भी चीज़ें देख लेते हैं। एक तरफ स्टॉक है, दूसरा क्या है, फ्लो। स्टॉक वो चीज़ें होती हैं जिनको हम पॉइंट ऑफ टाइम पे माप सकते हैं, और जिनको पीरियड ऑफ टाइम पे मापा जाता है उनको क्या बोलते हैं, फ्लो। पीरियड का मतलब होता है वो टाइम डायमेंशन होती है। क्या होती है बच्चे, टाइम डायमेंशन, जिसका मतलब पर डे, पर आवर, पर मंथ, पर वीक, पर ईयर जैसे कॉन्सेप्ट होता है। उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक टाइम की क्या होती है, ड्यूरेशन होती है। लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा टाइम ड्यूरेशन नहीं होता। उसके बाद ये कैसा कॉन्सेप्ट होता है बच्चे, डायनेमिक कॉन्सेप्ट। डायनेमिक मतलब चेंजेबल, जो चेंज होता रहता है। लेकिन ये क्या है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट। एग्जांपल के तौर पर आप एक फैक्ट्री के अंदर जाते हो, मैंने बोला कि भाई 10 बजे आप फैक्ट्री के अंदर जाओ, बताओ कितनी मशीनें हैं। आप गए उसके अंदर, पता चला 100 मशीनें उधर। मैं 11 बजे आपको फिर बुलाता हूँ, कहता हूँ जाओ चेक करके आओ कितनी मशीन है। अब भी कितनी मिलेगी, 100 ही मिलेगी, क्योंकि वो फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, यानी स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ 10 बजे जाओ चेक करके आओ कितना प्रोडक्शन हुआ है। आपने बोला जी 100 यूनिट। फिर मैं 11 बजे बुलाता हूँ, अब पूछता हूँ कितना प्रोडक्शन हुआ है। आप बोलोगे सुबह से लेकर कितना प्रोडक्शन होगा, 120 यूनिट। ये बात आ रही समझ में। तो डायनेमिक चेंज होता रहता है। तो जो हमारे पास फ्लो होता है वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा चेंज होता रहेगा। और जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है वो स्टैटिक है, वो फिक्स रहेगा। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है बच्चे। एग्जाम में इन एग्जाम्पल में से क्वेश्चन जरूर आने वाला है, आपको ध्यान रखना है। कैपिटल स्टॉक है, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर इंक्रीज, डिक्रीज या फिर चेंज, ये 3 चीज़ें लगा दिया जाए, 3 वर्ड अगर लिख दिए ना, इंक्रीज, डिक्रीज और चेंज। क्या लिख दिया, इंक्रीज इन दिस, डिक्रीज इन दिस, या फिर चेंज इन दिस, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या बोलने वाले हो कि वो क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट। जैसे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे फ्लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये, जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी होती है, जैसे प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, इनकम, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, सेविंग, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पास फ्लो होते हैं। और ये वाली जो चीज़ें क्या होती हैं, स्टॉक होती हैं। तो इस चीज़ को डिटेल से आप लोगों को पढ़ लेना है, एग्जाम में यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, और वैसे भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं बच्चे, ये सवाल देखो, बैंक मनी इज द मनी विच इज इशूड बाई। बैंक मनी कौन इशू करता है बच्चे, बैंक मनी इशू बाई आरबीआई, बैंक मनी इशू बाई द गवर्नमेंट, बैंक मनी क्रिएटेड बाई द कमर्शियल बैंक। ठीक है, हालांकि ये बैंक मनी क्रिएट किया जाता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। किसके द्वारा, कमर्शियल बैंक के द्वारा। होता क्या बैंक मनी, ध्यान से सुनना, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस से जो पैसा क्रिएट किया जाता है उसको हम बैंक मनी बोलते हैं। और इस टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं अगली क्लास के अंदर। ये बात आई समझ में, तो इसको स्टार मार्क लगा लेना कि भाई ये कौन सा कॉन्सेप्ट था जो हमने पिछली बार स्टार मार्क लगाया था। अगली जो क्लास होगी, यानी कौन सी क्लास, जो कमर्शियल बैंक के ऊपर जो डिपेंड होगी, कमर्शियल बैंक और आरबीआई सेंट्रल बैंक, इसके ऊपर जो भी क्लास बेस होगी उसी के ऊपर हम इस चीज़ को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन का। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। यहाँ देखो, हु रेगुलेट द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को रेगुलेट करता कौन है, ठीक है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का काम किसका है बच्चे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ही इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का सोल राइट आरबीआई का है। ये बात आई समझ में। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखना बच्चे, मनी सप्लाई रेफर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द। देखो, मनी सप्लाई के बारे में मैंने क्या पढ़ा था, C+DD पढ़ा था। क्या पढ़ा था, C+DD। चेक कर लेते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी इज हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने हेल्ड कर रखा है। हो गई जी, नहीं, गवर्नमेंट को और बैंकिंग सिस्टम को तो हम इंक्लूड ही नहीं करते। किसको इंक्लूड करेंगे, सिर्फ पब्लिक को इंक्लूड करेंगे। पब्लिक का पैसा आता है नहीं, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, और ऊपर वाला हिंट भी हमें दे रहा है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं बच्चे आगे।
अगला सवाल देखना क्या कहता है, सप्लाई ऑफ मनी रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ मनी। या देखना बच्चे, ये कहता है कौन सी क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मनी, कौन सी क्वांटिटी ऑफ मनी को कहता है, एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड की बात कर दी काट दो, एज ऑन द 31 मार्च काट दो, एज ऑन द एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एज ऑन द फिक्सल ईयर ये भी काटो, एज ऑन द एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी दिन, किसी भी टाइम पर अगर आप ये कहना चाहो कि कितनी मनी सप्लाई हुई है, उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऑप्शन क्या आएगा, सी। और ये पॉइंट ऑफ टाइम की फिर से वही बात कर रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है बच्चे, स्टॉक कॉन्सेप्ट की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनी सप्लाई इंक्लूड, मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है देखना बच्चे, ऑल डिपॉजिट विद द बैंक, हर तरीके का डिपॉजिट, दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, या करेंसी विद द बैंक। ध्यान से सुनना, इसके अंदर मनी सप्लाई के अंदर क्या आता है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक, क्योंकि मनी सप्लाई का मतलब हमने क्या पढ़ा था, C प्लस डी। हालांकि इसके बाद M1, M2, M3 और M4 भी आता, लेकिन इसने सिर्फ मनी सप्लाई के बारे में पूछा है, तो C प्लस डी। सी मतलब करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, और डी मतलब करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक बट डिपॉजिट इन द कमर्शियल बैंक। तो सिर्फ कमर्शियल बैंकों में जो पैसा जमा करा रखा है उसको हम इंक्लूड करते हैं। तो बैंक की जगह कमर्शियल बैंक होता तो और ज़्यादा क्लियर होता है, तो ऑप्शन बी। आगे चलते हैं बच्चे, ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर द मनी सप्लाई। M1 के अंदर क्या आता है बच्चे, पढ़ा था C प्लस डी प्लस OD। इसमें चेक करो क्या लिख रखा है, टाइम डिपॉजिट आता है, नहीं भाई टाइम डिपॉजिट तो M3 के अंदर आता है, ये गया भाई। डिमांड डिपॉजिट आता है, बिल्कुल आता है। कैश रिजर्व विद बैंक आता है, ये भी नहीं आता। तो ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन बी, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट इसके अंदर हम कवर करते हैं। ये बात आई बच्चे समझ में। आगे चलते हैं, चलो भाई, ये फिर से वही आ गया M1, M2, M3, M4 वाला, किसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ये देखो बच्चे, विच इज नॉट इंक्लूड इन M1 मेजरमेंट, इनमें से किसको हम इंक्लूड नहीं करते M1 मेजरमेंट में। देखना बच्चे, M1 के बारे में हमने क्या पढ़ा था, C प्लस डी प्लस OD, ये तीन ही चीज़ें आती हैं, ठीक है। करेंसी एंड कोइन हेल्ड बाय द पब्लिक, ये रिप्रेजेंट करता है C को, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेट डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, ये रिप्रेजेंट करता है डी को, ठीक है। उसके बाद अदर डिपॉजिट विद RBI, ये रिप्रेजेंट करता है OD को। तो तीन ही चीज़ें थी, C प्लस डी प्लस OD। तो क्या रह गया, इंटर बैंक डिपॉजिट, एक बैंक ने दूसरे बैंक में पैसा डिपॉजिट करा है, इसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इंटर बैंक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि ये खुद ही प्रोड्यूसर है, खुद ही सप्लायर, तो उसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा, वही सारी है आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। हेलो, अब क्लियर है बच्चे, ठीक है। चलो भाई, सवाल ये बार बार पूछा गया, हु इज द सप्लायर ऑफ द मनी, मनी के सप्लायर दो ही हैं, एक बैंक है और दूसरा, एक तो बैंकिंग सिस्टम हो गया, दूसरा कौन हो गया, गवर्नमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और बैंकिंग सिस्टम के अंदर RBI और कमर्शियल बैंक बैंकिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तीन ही पिलर है हमारे, जो सप्लायर या प्रोड्यूसर है, ठीक है। अगला सवाल देखो, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। भाई मेन सोर्स कौन कौन है, तीन ही है बच्चे। कौन कौन आ गया, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, बोथ A एंड B। भाई सेंट्रल बैंक यानी RBI भी है, कमर्शियल बैंक भी है, और गवर्नमेंट। और इसने ध्यान से सुनना क्या पूछा है, मेन सोर्स ऑफ मनी, वो इज द मेन सोर्स ऑफ मनी। RBI भाई नोट छापेगा वो, ठीक है, और कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करेंगे, तो ये दोनों मेन सोर्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या बोला, गवर्नमेंट मेन सोर्स नहीं, वो सेकेंडरी सोर्स है। अगर यहाँ लिखा होता सोर्स तो सारे के सारे हो जाते, ये बात आई समझ में, लेकिन मेन सोर्स पूछा है, तो मेन सोर्स कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक है। मनी सप्लाई कंसिस्ट विद, मनी सप्लाई इनमें से किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, करेंसी विद द पब्लिक। मनी सप्लाई मतलब C प्लस डी, ठीक है। ये देखो बच्चे, करेंसी विद द पब्लिक C को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये डी को रिप्रेजेंट करता है, बोथ C विद डी, यानी ये C प्लस डी को रिप्रेजेंट करता है। बताओ इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट है, C प्लस डी आना चाहिए, यानी ऑप्शन कौन सा आ गया, C। आगे देखो बच्चे, अगला सवाल ध्यान से देखना, अदर डिपॉजिट विद RBI इंक्लूड, यानी OD की बात करता है, इसकी बात करता है OD की, अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट कौन से होते हैं, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जो पैसा RBI के पास जमा करा रखा है। देखो बच्चे, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक सेंट्रल बैंक्स, बिल्कुल ये दोनों के दोनों है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, D। B और C दोनों के दोनों, यानी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन बैंक्स, इन्होंने जो पैसा RBI के पास जमा करा रखा है उसी को हम क्या बोलते हैं, OD बोलते हैं, अदर डिपॉजिट बोलते हैं। चलते हैं बच्चे थोड़ा सा आगे, फिर से सवाल यही आ गया कि अदर डिपॉजिट विद RBI डू नॉट इंक्लूड,
अब इसने क्या बोला, अदर डिपॉजिट के अंदर किसको हम इंक्लूड नहीं करते, डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक और डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट, इन दोनों को ही इंक्लूड नहीं करते अदर डिपॉजिट में, क्योंकि अदर डिपॉजिट में वो पैसा जो हमारे देश के लोगों का या हमारे देश के इंस्टीट्यूशन का नहीं होता, दूसरे देश के इंस्टीट्यूशन का पैसा होता है। आगे देखो बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मनी सप्लाई रेफर टू अ स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसने करेक्ट पूछा है, पहला बिल्कुल ठीक है। अगला क्या बोला, मनी सप्लाई क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट, ये गलत है क्योंकि एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड द कैश रिजर्व विद बैंक, ये भी गलत है क्योंकि ये बच्चे होता है हाई पावर मनी, सी प्लस सी आर, हाई पावर मनी। हाई पावर मनी को हम बोल सकते हैं कि आज तक जितना भी पैसा क्रिएट किया गया है या जितना भी पैसा आज तक इशू किया गया उसको बोलते हैं हाई पावर मनी। मनी सप्लाई रेफर टू द बैंक मनी, भाई मनी सप्लाई को बैंक मनी भी नहीं बोलते, तो ऑप्शन क्या आ गया, ए आ गया। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। मनी सप्लाई क्या एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, गलत। चेक इज अ फेट मनी, चेक फेट मनी नहीं है, चेक एक फिड्यूशरी मनी है जिनको क्या बोलते हैं, जो अपने पास फेट मनी होता है वो क्या होता है, लीगल टेंडर मनी, और फिड्यूशरी मनी नॉन लीगल टेंडर मनी या फिर ऑप्शनल मनी। मनी सप्लाई इंक्लूड द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और नेट डिमांड डिपॉजिट एट द बैंक। बहुत बढ़िया बच्चे, तो ऑप्शन कितना आना चाहिए इसका, सी आना चाहिए, क्योंकि यही स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि मनी सप्लाई के अंदर आता है सी प्लस डी डी और यही इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अगला देखना, आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया इज ओनली सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, सिर्फ आरबीआई है, आप बोलोगे नहीं, तीन चीज़ें होती हैं, आरबीआई, कमर्शियल बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये अकेला नहीं है, इसने देखा ओनली, इस ओनली की वजह से क्या हो गया, गलत, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं बच्चे, ठीक है, ये हमारी लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 5, और इसके अंदर छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट बचे हैं, बस 5 से 10 मिनट आपको रुकने की जरूरत है, फिर पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और इसके अंदर से एक भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में ना आए, और एक भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो आपको याद ना हो। चलो भी चेक करते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट है। अभी करेंसी और मनी के बीच में डिफरेंस, मनी और हाई पावर मनी, और हमारे तरीके की जो डिपॉजिट्स होती है वो कितने तरीके की होती है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो, मनी क्या होता है बच्चे, मनी मतलब सी प्लस डी डी, ठीक है, और इसी को मनी सप्लाई भी बोल देते हैं। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, और डिमांड वो पैसा जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में पब्लिक ने जमा करवा रखा है। दूसरा हाई पावर मनी का मतलब होता है सी प्लस सी आर, सी प्लस सी आर, सी मतलब करेंसी, ये दोनों तो सी तो दोनों का बराबर है, ये भी ठीक है। डीडी और सीआर में क्या डिफरेंस होता है, डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट, वो पैसा होता है जो पब्लिक ने कमर्शियल बैंकों में जमा करवा रखा होता है। सीआर का मतलब होता है ये वो पैसा होता है जो पब्लिक ने, दूसरे बैंकों ने और गवर्नमेंट ने, तीन लोगों ने जमा करवा रखा होता है। तो ये टर्म बड़ी हुई, ये टर्म छोटी हुई, ये बात आई समझ में। तो हाई पावर मनी बड़ी है, तो देखना हाई पावर मनी तक इसको दूसरे तरीके से ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाई पावर मनी, दिस करेंसी इशू बाय द आरबीआई कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक और बाय द कमर्शियल बैंक। ये वो पैसा होता है जो पब्लिक और कमर्शियल बैंकों का जमा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं सीआर। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आज तक जितना भी पैसा इशू किया गया आरबीआई के द्वारा उसको बोलते हैं हाई पावर मनी। आगे देखो बच्चे, मनी एंड करेंसी में क्या फर्क होता है। बच्चे करेंसी के अंदर देखो, जैसे मनी के अंदर हम क्या लिखते हैं, मनी क्या है, मनी में हम लोग लिखते हैं सी प्लस डी डी। अब सी प्लस डी डी में से जो ये सी है ना, इसको हम करेंसी बोलते हैं। अब इस सी के अंदर क्या आता है, सी के अंदर दो ही चीज़ें आती हैं, एक कॉइन्स और दूसरे पेपर नोट। क्या आते हैं, पेपर नोट्स, ये होती है करेंसी। तो करेंसी और मनी में फ़र्क समझ में आ गया। करेंसी में क्या आएगा, पेपर नोट और कोइन आएंगे, और इनको हम क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर मनी बोलते हैं, या फिर आप इसे फेट मनी भी बोल सकते हैं क्योंकि भारत सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट द पेपर और नोट। ठीक है, तो ये क्या है, जो अपने पास करेंसी है उसको हम लीगल टेंडर मनी बोलते हैं, और जो मनी सप्लाई है सी प्लस डी डी, ठीक है, डी डी मतलब डिमांड डिपॉजिट, ये पैसा कमर्शियल बैंकों ने भी क्रिएट कर रखा होता है। तो सी प्लस डी डी ये हो गया मनी, और सी आ गई करेंसी, कोइन और पेपर नोट। आगे चलते हैं बच्चे, ये सवाल देखो, डिपॉजिट कितने तरीके के होते हैं बच्चे, टोटल 3 तरीके के डिपॉजिट होते हैं अपने पास। पहला अपने पास है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा टाइम डिपॉजिट, और तीसरा है बैंक मनी। ठीक है, तो सबसे पहले भाई डिमांड डिपॉजिट कौन से होते हैं, भाई पब्लिक का वो पैसा जो उन्होंने कमर्शियल बैंकों में जमा करवा रखा है। ठीक है, किस फॉर्म के अंदर, एक तो करंट अकाउंट के अंदर और दूसरा सेविंग अकाउंट के अंदर। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा जमा करवा रखा है पब्लिक ने, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, और इसको डिमांड डिपॉजिट क्यों बोला जाता है, जब भी पब्लिक या कोई भी ऐसा पर्सन जिसने पैसा जमा करा रखा है अपने पैसे की डिमांड करेगा,
तो उसके डिपॉजिट उसको वापस दे दिए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड करने पर जिन डिपॉजिट को वापस दे दिया जाए उसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं मांग जमाएं। वो जमाएं जैसे ही आप मांग करोगे हमारे जमाएं वापस दो, उसे बोलते हैं मांग जमाएं। ठीक है, दूसरा टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है जिसको फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब आप बैंक में जमा करवाते हो, इसको एफडी के नाम से हम जनरली जानते हैं। मिनिमम 3 महीने से लेकर शुरू हो जाए, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए पैसा जमा कराया जाता है बैंकों के अंदर, और उस पर एक फिक्स टाइम के बाद आपको क्या मिलता है, एक रिटर्न मिलती है, और इसकी एक मैच्योरिटी डेट होती है। आप इसको कभी भी चेक के थ्रू नहीं निकलवा सकते, इस पैसे को चेक के थ्रू कभी भी नहीं निकलवाया जा सकता, इस बात का ध्यान रखना। बैंक मनी क्या होते हैं बच्चे, ये वो मनी होते हैं जो क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। ठीक है, बैंक मनी वो मनी होता है जो कमर्शियल बैंकों ने क्रिएट किया, कमर्शियल बैंकों के द्वारा क्रिएट किया जाता है, और कौन सी प्रोसेस के थ्रू, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के थ्रू। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, अब ये देखो बच्चे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया, इंडिया के अंदर मॉनेटरी सिस्टम कैसा और किस तरीके से सिस्टम वर्क करता है। ध्यान से सुनना, मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो एक ही है, वो क्या है, आरबीआई, जिसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे देश के अंदर कौन रेगुलेट करता है पूरे मनी वाले सिस्टम को, आरबीआई। आरबीआई को क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही हमारे पास क्या, मॉनेटरी अथॉरिटी है। ठीक है, इंडिया क्या फॉलो करता है, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। क्या करता है, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। तो इंडियन करेंसी इज मेड ऑफ द पेपर। तो इंडिया की जो करेंसी वो किसके ऊपर बनी हुई है, पेपर के ऊपर बनी हुई है। तो हम किस चीज़ की करेंसी को क्या करते हैं, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, करेंसी इज द लीगल टेंडर मनी। करेंसी क्या होती है, करेंसी लीगल टेंडर मनी होती है। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, करेंसी के अंदर क्या आते हैं, कॉइन और पेपर नोट होते हैं, दोनों के दोनों लीगल टेंडर मनी होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फेट मनी के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हम अपने डेट की पेमेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कॉइन, अब इस करेंसी के अंदर दो ही चीज आती है, एक आते हैं कॉइन, दूसरे आते हैं पेपर नोट। ठीक है, कॉइन को हम लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और पेपर नोट को अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉइन से हम छोटी पेमेंट कर सकते हैं और पेपर नोट से हम बड़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो देखना, ये किसके लिए यूज की जाती है, स्मॉल पेमेंट, और ये लार्ज पेमेंट के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। आगे देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करता है, 1 रुपए के नोट को और बाकी सारे के सारे कॉइन को कौन करेगा, इशू करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनको इशू करता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 रुपए या 2 रुपए से ज्यादा, 2 रुपए से ज्यादा, 2 रुपए और इससे बड़े नोट को इशू करने का काम ये करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुटिंग द करेंसी नोट एंड कॉइन सर्कुलेशन रेस्ट ऑफ द आरबीआई। अब सिंपल सी बात है, इस सर्कुलेशन का जो काम होता है, सर्कुलेशन कर पैसे का जो सर्कुलेशन करना है, चाहे नोट हो, चाहे कॉइन हो, चाहे 1 रुपए का नोट हो, चाहे 2 रुपए का, किसी भी तरीके का नोट हो, उसको सर्कुलेट करने की जिम्मेदारी, सोल जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की। अब इंडिया एक सिस्टम को फॉलो करता है जिसका नाम क्या, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जो कि 200 करोड़ रुपए का है, और इन 200 करोड़ में से 115 करोड़ गोल्ड के फॉर्म में और 85 करोड़ फॉरेक्स के फॉर्म में होते हैं। इतना पैसा हमारे पास होना चाहिए, 200 करोड़, जिसके अंदर 115 करोड़ तो किस फॉर्म में होंगे, गोल्ड की फॉर्म में, और 85 करोड़ किस फॉर्म में होंगे, फॉरेक्स की फॉर्म में। अगर इतना पैसा हमारे पास रखा हुआ है तो ही हम नई करेंसी को इशू कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये कि भाई हमारे गुल्लक में इतना पैसा है, हाँ जी है, अब आप नए नोट इशू कर पाओगे। तो उसके लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। देख लो बच्चे, दोबारा देखना, कॉइन को कौन इशू करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 1 रुपए के नोट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बाकी सारे नोट को आरबीआई। ठीक है, लेकिन सर्कुलेट करने का काम किसका है, चाहे नोट हो 1 रुपए का, चाहे 1 रुपए से ज़्यादा का, चाहे कॉइन, उन सबको सर्कुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर 1 रुपए के नोट को इशू कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो वही उसको सर्कुलेट करेगा, सर्कुलेट सिर्फ आरबीआई करेगा। अब नोट के ऊपर तो साइन होते हैं, तो 2 रुपए या उससे बड़े वाले नोट के ऊपर साइन करता आरबीआई का गवर्नर, और 1 रुपए के नोट के ऊपर साइन होते फाइनेंस सेक्रेटरी के। इस बात का ध्यान आप लोगों को जरूर रखना है। आगे चलते हैं बच्चे, ये देखो, अब क्वेश्चन है जो हमने चीजें पढ़ी होनी के ऊपर, हाई पावर मनी के अंदर क्या आता है। हाई पावर मनी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, C+CR, सॉरी डी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, और C+CR ही आता है इसके अंदर। चेक करो भाई, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक ये तो आता ही है, करेंसी एंड कैश रिजर्व विद द बैंक एंड डिमांड डिपॉजिट, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और कैश रिजर्व विद द बैंक, ये रहा C+CR। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बात आ गई बच्चे समझ में। देखो, अगर आपने टॉपिक थोड़ा सा डिटेल के साथ मेरे साथ पढ़ लिया है ना, फिर आपको इस वाले पूरे चैप्टर में से एक भी सवाल गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। सवाल देखो, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, डीडी की बात की जा रही है। ठीक है, इज द पार्ट ऑफ, डिमांड डिपॉजिट किसका पार्ट है, क्या वो मनी सप्लाई का पार्ट है, क्या वो हाई पावर मनी का पार्ट है। मनी सप्लाई के अंदर क्या होता है, C+DD,
हाई पावर मनी के अंदर क्या आता है, सी प्लस सी आर। हाई पावर मनी के अंदर सी प्लस सी आर, उसमें तो डिमांड डिपॉजिट भी आता है, दोनों का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है बच्चे, डिमांड डिपॉजिट दोनों का ही पार्ट होता है। ऐसे ही करेंसी भी दोनों का ही पार्ट होती है। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक मनी, बैंक मनी क्या है, बैंक मनी एक ऑप्शनल मनी है। बैंक मनी क्या है, एक ऑप्शनल मनी है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। यानी एक वैकल्पिक मनी है। अगर क्रेडिट क्रिएशन नहीं करना चाहता कमर्शियल बैंक तो पैसा क्रिएट ही नहीं होगा, और करना चाहता है तो बन सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑप्शनल मनी। तो बच्चे उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। काफ़ी डिटेल से हमने पूरे चैप्टर को पढ़ा है। अब इस पूरे चैप्टर में जितने भी फैक्ट हैं उसको आप क्या कर लीजिए, सिंपल सी बात है, उसके नोट्स प्रॉपर बना लीजिए। 1 घंटा आपको लगने वाला उस नोट्स को बनाने में। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, अच्छी बात है। नहीं ले सकते हो, सिंपल सी बात है, पेन कॉपी निकालो और उसको लिखना शुरू करो। एक बार लिखने से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप छूटेगा अब आप सब। इतनी बात है, समझ बच्चे। तो आज का टॉपिक इतना ही है, और ऐसे ही और टॉपिक हम कवर करेंगे। एक एक टॉपिक को डिटेल से करने वाले हैं, ये बात आई समझ में। अब सिंपल सी बात है, जो अपने पास इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है उसके अंदर टोटल 10 यूनिट है। कहने को 10 यूनिट है, लेकिन चैप्टर देखे जाए तो बहुत सारे चैप्टर उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, और उन चैप्टर को हम काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये बात आई समझ में। बस आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है, 1 घंटे की वीडियो देख लीजिए, और 1 घंटा आप लोगों को उसके बाद दे देना है, ताकि आपका ये डोमेन पेपर ही अच्छे से कवर हो जाए। तो बच्चे मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।